कभी सोचा है कि फ्रांस, एक ऐसा देश जो कभी आविष्कारों का गढ़ हुआ करता था, आज की इस टेक सेवी दुनिया में कहाँ खड़ा है? आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के उन बड़े साहसिक कदमों की, जिनके जरिए वो फ्रांस को वापस टॉप पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई सियासी चालें नहीं है, बल्कि भविष्य पर लगाए गए कुछ बहुत बड़े दांव हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये दांव है क्या। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि फ्रांस, वो देश जिसने दुनिया को हॉट एयर बलून और सिनेमा जैसी चीजें दी, वो आज एप्पल और अलीबाबा की दुनिया में पीछे कैसे रह गया? यही वो पहेली है जिससे राष्ट्रपति मैक्रोन सुलझाने में लगे हुए हैं। मैक्रों के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, स्केल की कमी, मतलब यूरोप एक बहुत बड़ा बाजार तो है, लेकिन वो बटा हुआ है। दूसरी, कैपिटल की कमी, यानी नए आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी पैसा नहीं है। और शायद सबसे अहम, एक रिस्क लेने वाले माइंडसेट की कमी। लोग बड़े जोखिम लेने से आप कह सकते हैं कि थोड़ा डरते हैं, और मैक्रो की पूरी रणनीति इन्हीं 3 कमियों को दूर करने पर टिकी है। तो मैक्रों का पहला दाव क्या है? यह है टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पर। आसान भाषा में समझें तो वो चाहते हैं कि फ्रांस और यूरोप अपनी टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहें। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा दाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 109 बिलियन यूरोस की। जरा सोचिए, इतनी बड़ी रकम। ये पैसा फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने के लिए है। मतलब ये बात साफ है कि मैक्रोन इस मामले में कितने सीरियस हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। अगर मकसद आत्मनिर्भर बनना है, तो फिर इस प्लान के लिए पैसा यूएई से और टेक्नोलॉजी अमेरिका से क्यों आ रही है? क्या इसे सच में सोवरेन या संप्रभु कहा जा सकता है? ये थोड़ी अजीब सी बात लगती है ना? पैसा कहीं और से, टेक्नोलॉजी कहीं और से, लेकिन लक्ष्य है आत्मनिर्भर बनना। यही मैक्रो की रणनीति का सबसे पेचीदा हिस्सा है, दूसरों की मदद लेकर खुद को आज़ाद और मजबूत बनाना। इस पर मैक्रों का तर्क काफी सीधा है। वो कहते हैं कि देखिए, ये हमारे पास सबसे अच्छा विकल्प है। उनका कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रांस की जमीन पर बन रहा है, जिससे फ्रांसीसी कंपनियों को काम मिल रहा है और नई तकनीक भी देश में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ यूरोप के कानूनों के तहत हो रहा है। ये सीधे सीधे किसी विदेशी कंपनी से टेक्नोलॉजी खरीदने से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। चलिए, अब आज की जरूरतों से हटकर मैक्रो के अगले दाव पर नजर डालते हैं। ये एक लंबा दाव है, साल 2035 के लिए, एक असली टेक्नोलॉजिकल मूनशॉट। और ये मूनशॉट है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब ये क्या है? जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे कंप्यूटर की जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी लाखों गुना ज्यादा तेज हो। एक ऐसा कंप्यूटर जो उन समस्याओं को सुलझा सके जो आज नामुमकिन लगती हैं, जैसे कि नई दवाइयां बनाना या क्लाइमेट चेंज का हल निकालना। यही है क्वांटम कंप्यूटिंग की जबरदस्त ताकत। जैसा कि मैक्रों खुद कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग वो फील्ड होगी जिसमें हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उनका पक्का विश्वास है कि फ्रांस भविष्य की इस टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे निकल सकता है। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये एक सोच की भी बात है। मैक्रोन का मानना है कि अगर आपको चांद तक पहुंचना है, तो आपको ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा कि शायद आपके कुछ रॉकेट फेल हो जाएं। मतलब बड़ी कामयाबी के लिए नाकामयाबी का डर छोड़ना ही पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजी फ्रांस के बड़े ग्लोबल प्लान में कैसे फिट होती है? यहीं पर हम मैक्रों के तीसरे दांव पर आते हैं। एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जो सिर्फ अमेरिका और चीन, इन 2 ध्रुवों के इर्द गिर्द ना घूमे, जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं। मैक्रों की विदेश नीति का पूरा सार इस एक लाइन में है। वो कहते हैं, हम 2 बड़ी ताकतों में से किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहते। उनका मकसद साफ है, अमेरिका और चीन से अलग एक तीसरा रास्ता बनाना। और इस तीसरे रास्ते को एक नाम दिया गया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो या रक्षा के, बिना किसी बाहरी ताकत के दबाव के। असल में मैक्रो के इन सभी दावों का असली मकसद यही है। और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैक्रों का एक 3 स्टेप प्लान है। पहला, अपने पुराने दोस्तों और सहयोगियों का सम्मान करें। दूसरा, नई और स्वतंत्र साझेदारियां बनाएं, जैसे कि भारत के साथ मजबूत होती दोस्ती इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अपने देश को अंदर से मजबूत बनाएं। तो चलिए अब बात करते हैं मैक्रो के आखिरी दांव की, जो एक नए किस्म की लीडरशिप पर लगाया गया है। उनका मानना है कि इस नई दुनिया को चलाने के लिए एक अलग तरह के नेतृत्व की जरूरत है। और ये आखिरी दांव है लीडरशिप के स्टाइल पर। आज की दुनिया में एक लीडर को कैसा होना चाहिए?
क्या उसे बहुत आक्रामक और मुखर होना चाहिए या फिर शांत और सम्मानजनक? ये सवाल आज के दौर में और भी अहम हो जाता है जब हम दुनिया के कुछ नेताओं के टकराव वाले रवैये को देखते हैं। मैक्रों का जवाब इस पर बिल्कुल साफ है। सम्मान लीडरशिप का एक अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि आप किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन बिना अपमान या आक्रामकता के। और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक स्थिर दुनिया की असली बुनियाद है। और आखिर में मैक्रों एक उम्मीद जगाते हैं। उनका विश्वास है कि अगर हम आज की पीढ़ी को अच्छी तालीम दें तो वो यकीनन कल एक बेहतर दुनिया बनाएंगे। तो सवाल ये है कि मैक्रों के ये बड़े दांव क्या रंग लाएंगे? क्या फ्रांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नई महाशक्ति बनकर उभरेगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, खेल शुरू हो चुका है।